मनोज श्रीवास्तव पिछले 25 सालों से कंपनी की बागडोर संभाल रहे थे। अनिका की मां स्वाति ने खुद उनके हाथ में ये बागडोर सौंपी थी। अनिका को और पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि मनोज श्रीवास्तव कंपनी के लिए बहुत वफादार रहे थे। उन्होंने कंपनी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। कंपनी काफी नाजुक हालात से पिछले कई वर्षों से गुजर रही थी, फिर भी मनोज जी ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और न ही अपने निजी फायदे के लिए कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाया। मनोज जी ने अनिका को मनाली की मेन मार्केट के एक टी स्टॉल पर बुलाया था। अनिका के वहां पहुंचने से पहले ही मनोज जी वहां पहुंच चुके थे। अनिका को देखते ही मनोज जी बोल पड़े, स्वाति मैडम। फिर अपने आप को संभालते हुए मनोज जी ने अनिका से कहा, बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। वही रूप, वही रंग, वही चेहरा। जानती हो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी माँ को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। मैंने सोचा उसे जो कॉफी पसंद थी उस जगह की कॉफी एक बार तुम पियो तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। अनिका ने कॉफी पीकर देखा तो उसे भी वो कॉफी काफी पसंद आई। कॉफी के गिलास को साइड में रखकर अनिका ने मनोज जी से पूछा, मनोज अंकल, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मनोज जी ने अपना चश्मा उतारकर उसे साफ करते हुए अनिका से कहा, बेटा, अगर कंपनी के अकाउंट को लेकर कोई बात है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंपनी को नुकसान से बाहर लाने की। मैंने तजुर्बे और काबिलियत से जितना बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर तुम कंपनी की मालकिन हो। अगर तुम चाहती हो कि कंपनी की बागडोर किसी ज्यादा क्वालिफाइड आदमी के हाथ में देनी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मनोज जी के मुंह से ये बात सुनकर अनिका बहुत इमोशनल हो गई। मनोज जी को फायर करने के बारे में तो अनिका कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेहद सीरियस आवाज में अनिका ने मनोज जी से कहा, अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कहा वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस कंपनी की सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। इस कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। कंपनी में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। अंकल प्लीज, आज के बाद ऐसी बात कहना तो दूर, सोचना भी मत। मैंने आपको यहाँ एक पर्सनल काम से बुलाया था। अनिका की बात सुनकर मनोज जी को राहत भी हुई और ऐसा सोचने के लिए बुरा भी लगा। मनोज जी ने अनिका को सॉरी कहते हुए उससे पूछा, कहो बेटा, क्या बात है? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे। उसने मनोज जी से सीधे सीधे एक सवाल पूछ लिया, अंकल, क्या मेरी माँ ने सिर्फ मेरे ही नाम पर यह कंपनी की है या कुछ और भी है? मेरा मतलब ऐसा कुछ जो कंपनी से जुड़ा हो, कंपनी के बाहर या अंदर? अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से सवाल को पेश करे। तभी मनोज जी ने उसे जवाब दिया, हाँ है। कंपनी के अलावा भी एक चीज है जो तुम्हारी माँ तुम्हें देना चाहती थी। मनोज अंकल की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। उसे उस चीज को जानने की बहुत जल्दी थी। उसने मनोज जी से पूछा, अंकल क्या है वो, मुझे बताइए प्लीज। मनोज जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पर कंपनी के अलावा एक और चीज छोड़ी थी और वो दूसरी चीज है ढेर सारी काबिलियत। स्वाति मैडम भले ही हमें छोड़कर जल्दी चली गईं, मगर वो अपना अंश तुम्हारे अंदर छोड़कर गई हैं और इसीलिए तुम्हें न सिर्फ उनका रूप रंग मिला है बल्कि उनकी काबिलियत भी तुम्हें विरासत में मिली है। हालांकि ये बात बहुत इमोशनल थी, मगर ये बात सुनकर अनिका थोड़ी निराश जरूर हुई थी, क्योंकि यहाँ वो मनोज जी से वो राज जानने आई थी जिसकी वजह से डोगरा खानदान और गुलेरिया परिवार उसके पीछे पड़ गया था। कुछ देर तक मनोज जी ने अनिका को उसकी मरी हुई माँ के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनकी काबिलियत के बारे में एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। थोड़ी देर बाद मनोज जी को खुद रियलाइज हुआ कि जब स्वाति मैडम की मौत हुई थी तब अनिका बहुत छोटी थी, मगर अब वो काफी बड़ी हो चुकी है और समझदार भी है। इसलिए उनकी नसीहत की अब शायद अनिका को जरूरत नहीं थी। मनोज जी ने अनिका से पूछा, अब जबकि तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो तो क्यों ना तुम ही कंपनी टेक ओवर कर लो। अनिका को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो ठीक से फार्मा कंपनी की देखभाल कर सके। उसने मनोज जी से कहा, माँ ने आपको किसी वजह से ही चुना था इस फार्मा कंपनी की देखभाल करने के लिए। भला उनके डिसीजन को मैं कैसे बदल सकती हूँ? मनोज जी ने अनिका को कंपनी के शुरुआती दिन और तब आई मुसीबतों के बारे में बताना शुरू किया।
अचानक उनकी बात को काटते हुए अनिका ने मनोज जी से पूछा, क्या कभी डोगरा खानदान ने अपनी फार्मा कंपनी खरीदने में कोई इंटरेस्ट दिखाया था? अनिका ने सवाल तो पूछ लिया था, मगर वो ये बात जानती थी कि इतनी छोटी सी फार्मा कंपनी खरीदने के लिए डोगरा खानदान को कुणाल की शादी कंपनी के मालिक से करवाना कोई जरूरी नहीं था। उनके पास इतना पैसा था कि वो कंपनी की कुछ ज्यादा कीमत ऑफर करके कंपनी को खरीद सकते थे। फिर कुणाल के दादाजी की जिद क्यों थी कि कुणाल की शादी होगी तो कंपनी जिसके नाम पर होगी उसी लड़की से होगी, चाहे वो अनिका हो या कामिनी? अनिका के सवाल का जवाब देते हुए मनोज जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी डोगरा खानदान ने हमारी कंपनी खरीदने की कोशिश की हो। अनिका को आज भी उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। इस बात से नाराज होकर अनिका जाने के लिए उठी। फिर पलटकर उसने मनोज जी से कहा, अंकल, आपको कभी भी कोई ऐसी बात याद आए जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं जानूं, या कोई ऐसा राज जो आपको लगता है कि मेरे लिए जानना जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। मनोज जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटा, ऐसी कोई बात याद आएगी तो जरूर कहूंगा। निराश होकर अनिका वहां से जाने लगी। पीछे से मनोज जी ने आवाज लगाकर अनिका को रोका, फिर उसके पास आकर बोले, बेटा, तुम कहो तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट अब से तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। बस तुम मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना। कंपनी का सालाना प्रॉफिट करीब 5 लाख था। ऐसा नहीं था कि अनिका को उन रुपयों की जरूरत थी, मगर अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की कंपनी का एक भी रुपया मनीषा और गौतम के हाथ में जाए। इसलिए अनिका ने मनोज जी को अपनी बैंक डिटेल दे दी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, रोहित के स्वीट में धीरज मारवा सोफे पर बैठा हुआ टेबल पर अपनी टांगे पसारे रोहित का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक सामने सनी और आर्यन बैठे थे। आर्यन के दिल में अभी भी धीरज का डर बैठा था। धीरज आर्यन की हरकतें देखकर ये समझ नहीं पा रहा था, इतना कमजोर और मंद बुद्धि लड़का आखिर मारवा इंडस्ट्रीज का वारिस कैसे बन सकता था। धीरज बचपन से रोहित को अपना आइडल मानता था। रोहित न सिर्फ उसका बड़ा भाई था, बल्कि मारवा खानदान का सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग लड़का था। जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये तय हुआ था कि मारवा इंडस्ट्रीज की बागडोर रोहित संभालेगा, तब से धीरज के पापा इस डिसीजन से बेहद नाखुश थे। मगर धीरज को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी, क्योंकि वो खुद रोहित को अपना आइडल मानता था। कहीं न कहीं वो रोहित से डरता भी था, क्योंकि कराटे में हो या पढ़ाई में हो, रोहित हमेशा से धीरज से एक कदम आगे था। जैसे ही रोहित अपने स्वीट में आया, धीरज ने खड़े होकर रोहित को हेलो कहा। रोहित ने उसके हेलो का जवाब देते हुए धीरज से कहा, धीरज, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? रोहित सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। धीरज वहीं उसके पास खड़े होकर उससे कहने लगा, दादाजी ने सुना कि तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूं। एज ए विटनेस, परिवार के कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना वहाँ ऑपरेशन के वक्त। जैसे ही रोहित ने धीरज की ये बात सुनी, रोहित ने धीरज को तेज लुक दी। धीरज ने डरते डरते बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित भैया, ऑपरेशन का मामला है। अगर मैं साथ चलूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर दादी माँ की जान का सवाल है। धीरज की बात रोहित को प्रैक्टिकल लगी, इसलिए उसने धीरज की बात का विरोध नहीं किया। धीरज रोहित के बगल में बैठते हुए रोहित से कहने लगा, भैया, अब जब दिल्ली जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपने जहाँ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, वहीं से मैं भी थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूं। रोहित ने दिल्ली में ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी, और ब्रह्मपुत्र अकेडमी के बलबीर सर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस थे। मार्शल आर्ट के लिए सिर्फ 2 ही अकेडमी का सबसे ज्यादा नाम था, एक ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट और दूसरा द पिलर ट्रेनिंग कैंप। रोहित को पता था कि धीरज को मार्शल आर्ट सीखने का बहुत क्रेज था, इसलिए उसने धीरज की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां मेरे कोच के पास भेज दूंगा, मगर वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। फिर भी जाके ट्राई करो। हाँ, और तुम आर्यन को भी अपने साथ ले जाना। ये बात सुनकर धीरज ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए आर्यन को देखा और रोहित से कहा, इससे मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? आर यू श्योर? धीरज की इस बात पर गुस्सा होते हुए रोहित ने उसे घूर के देखा। वैसे तो रोहित नहीं चाहता था कि आर्यन मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि आर्यन कमजोर था बाकी बच्चों से, मानसिक और शारीरिक तौर पर। लेकिन आजकल आर्यन की हरकतें कुछ ऐसी थीं कि रोहित को लगा
कि मार्शल आर्ट सीखने से शायद आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना छोड़ दे। धीरज आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आर्यन के कमजोर हाथ पांव और सुस्त आंखें देखकर धीरज को इस बात का यकीन था कि बलबीर सर आर्यन को कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे। मगर ये रोहित की शर्त थी कि अगर धीरज को बलबीर सर से ट्रेनिंग लेनी है तो उसे आर्यन को अपने साथ ले जाना होगा। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। जैसे ही अनिका अपने स्वीट में वापस आई, उसने देखा हमेशा की तरह रिया अपने फोन में बिजी थी। वो बालकनी में बैठकर अपनी गेम के मजे ले रही थी। अनिका ने अपना पर्स सोफे पर फेंका और थक कर खुद भी सोफे पर गिर गई। अभी वो रिलैक्स कर ही रही थी कि उसके पर्स में फोन बजने लगा। अनिका इतनी थकी थी कि उसके बगल में पड़ी पर्स में से फोन निकालना भी उसे मुश्किल काम लग रहा था। जैसे तैसे उसने फोन निकाला और बिना देखे कि किसका फोन है, उसने फोन उठाकर कान में लगा लिया। फोन उठाते ही सामने से जोर जोर से एक 65-70 साल के बुजुर्ग की आवाज आने लगी। कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? तुम्हारा ये आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो, सुधर जाओ। जोर से आती आवाज अनिका के कानों में चुभ रही थी। उसने फोन का स्पीकर कान के पास से हटाया और कहा, बलबीर सर प्लीज चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। आपको पता है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। फोन पर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सामने से बलबीर सर की आवाज आई। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। तुमसे बेहतर तो रिया मेरी स्टूडेंट बन सकती है। मैं उसे अपना शागिर्द बना लूंगा और फिर मेरे बाद ये ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का नाम वो आगे बढ़ाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं। बलबीर सर का मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ा नाम था। उम्र के साथ साथ उनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया था। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती कि उनके बाद उनके ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का क्या होगा। उनका पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही राइवल था, वो था पिलर ग्रुप के सुखबीर पाजी। और बलबीर पाजी ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए या उनके बाद सुखबीर का अखाड़ा उनके अखाड़े से ज्यादा नाम करे। अपने उसी गुस्से और तेवर में बलबीर सर ने अनिका से फोन पर कहा, अगर तुम्हारा बेटा मिल गया हो तो उसे भी साथ लेकर आना। मार्शल आर्ट लड़कों को ज्यादा सूट करता है। मैं उसी को अपना वारिस बना लूंगा। अनिका ने एक लंबी उबासी भरी और सोफे पर लेटे लेटे दोनों हाथों से बदन तोड़ते हुए बोली, हाँ, क्या ब्रह्मपुत्र एकेडमी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको 6 साल के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। भले ही अनिका ने ये बात मजाक में कही थी, मगर बलबीर सर ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। बहुत ही गंभीर आवाज में उन्होंने अनिका को जवाब दिया, ये नौबत आई किसकी वजह से है जानती हो? तुम्हारी वजह से। मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना शागिर्द बनाया, मगर तुम एक नंबर की आलसी निकली। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और उस सुखबीर को देखो कैसे माथा ऊंचा करके रोज मुझे टशन देता है। हमारी एकेडमी का कोई स्टूडेंट उनकी एकेडमी के स्टूडेंट्स का मुकाबला ही नहीं कर सकता। अरे एक टाइम था जब वो पिलर एकेडमी वाले हमारी एकेडमी के बच्चों से इतना डरते थे कि कभी रास्ते में मिल जाएं तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे। और आज हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। अनिका बेटा, अगर थोड़ा सबक निकाल कर तुम आ सको तो आ जाओ, तो हो जाए एक एक हाथ उनके स्टूडेंट्स के साथ। मुझे पता है कि तुम ही हो जो उन्हें मजा चखा सकती हो। अनिका जानती थी कि बलबीर पाजी की उम्र अब ढलने लगी थी और इसलिए बदले की भावना उनमें अब कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। अनिका ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना आपसे मैं नहीं लड़ सकती। ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। बलबीर सर अनिका पर गुस्सा करें इससे पहले अनिका ने उन्हें कहा, मगर हाँ, मैं रिया को आपसे मिलने जरूर ले आऊंगी। ये बात सुनते ही बलबीर सर का गुस्सा जैसे एकदम से गायब हो गया। उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अनिका से पूछा, कब और कितने बजे आ रही हो? मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। अनिका हंसते हुए बोली, बलबीर सर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी रिया को लेकर। अनिका ने बलबीर सर को वो कब और कितने बजे आने वाली है ये बताकर फोन रख दिया। थकान के कारण अनिका को लगा अगर वो गर्म पानी से नहा लेगी तो शायद उसकी थकान थोड़ी कम हो जाए। उसने पास ही रखा पानी का जग उठाकर गिलास में पानी डाला
और पानी पीते हुए बेडरूम में शावर लेने चली गई। जैसे ही अनिका बाथरूम के अंदर गई, रिया ने अपने कान के हेडफोन निकाले और दौड़कर मेन डोर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना हेडफोन फिर से पहन लिया। रिया, सनी और आर्यन कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। रिया बहुत अलर्ट थी। उसने न सिर्फ अपने स्वीट पर नजर रखी थी, बल्कि रोहित के स्वीट पर भी उसकी नजर थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिया किसी बड़े जासूसी मिशन पर बाहर निकली हो। तभी उसकी हेडफोन में आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने रिया से कहा, रिया जल्दी छुप जाओ, डैडी बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, रिया जल्दी से स्टेयरकेस में जाकर छुप गई। बाहर निकलते ही रोहित ने देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था। शायद रोहित को बाहर किसी की आवाज सुनाई दी थी और चेक करने के लिए उसने अपनी स्वीट का दरवाजा खोला। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।